Standard 12th, and today we'll deal with business environment, that is chapter 3 of volume 1 BST, and in that we'll deal with the topic in economic environment in India. अब ये economic environment क्या होता है, ये last classes में हमने पहले ही deal किया था. तो economic environment क्या होता है, anything which is related with money, चाहे बढ़ते हुए prices जिनको हम inflation कहते हैं, चाहे टैक्स, चाहे आपका डिस्पोजेबल इनकम, कितनी इनकम आप खर्च कर सकते हैं. तो इस तरह सा कोई भी चीज जो मनी से रिलेटेड है वो आती है आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इंडिया में है वो कुछ चीजों से इफेक्टेड होता है. तो वी स्टडी टुडे मैक्रो फैक्टर्स विच अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. और मैक्रो आपको पता है एग्रीगेट्स की जो बात करता है, पूरी कम्युनिटी की बात करता है, पूरी फर्म्स की बात करता है, पूरे कंट्री की बात करता है, उसको कहते हैं मैक्रो लेवल फैक्टर्स. सो टुडे विल डील विथ मैक्रो फैक्टर्स विच इफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कि उस कंट्री का क्या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, लाइक वो कंट्री पूरी तरह डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, या वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या वो अंडर डेवलप्ड. ठीक, तो जब हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तीन चीजें देखते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग है यानी स्टिल हो रही है, या अंडर डेवलप्ड. तो इसके हिसाब से इंडिया अभी क्या है, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है. 70 साल हो गए बट अभी भी हम क्या है, डेवलपिंग. देन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, किस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड. ओके, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है. व्हाट इज कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट आपने पढ़ा था पूंजीवादी. तो कैपिटलिस्ट क्या होती है, वेयर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट, दैट इज द फर्म्स एंड इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि अमेरिका. सोशलिस्ट जहां पे सब चीज किसके कंट्रोल में है, बाय द गवर्नमेंट, जहां पे मोटिव है वेलफेयर ऑफ द पीपल. और मिक्स्ड जहां पे पब्लिक यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर एक साथ वर्क करते हैं, तो मिक्स. तो इंडिया आपने पढ़ा था कि सोशलिस्ट पैटर्न पे स्टार्ट हुई थी और बाद में वो चेंज हो गई थी इनटू अ मिक्स्ड इकोनॉमी. सो दैट इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं ताकि देश को डेवलप कराया जा सके. तो इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजों को डेवलप करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई. जैसे चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, जहाँ पे लैंड टेन्योर सिस्टम्स और ये सब था. उसके बाद इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए आईपीआर की पॉलिसी बनाई. तो वो सारी पॉलिसीज, तो पॉलिसीज क्या है, एक तरह के प्लान्स होते हैं जो डेवलपमेंट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किए जाते हैं. देन आता है इकोनॉमिक प्लानिंग. क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग, तो वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग करता है देश. जैसे हमारे देश में वी हैव द 5-year प्लान्स. इसके बाद कुछ एक साल के भी प्लान्स बनते हैं, तो जिनको कहते हैं एनुअल प्लान्स. और हमने पढ़ा था कि अगर 20-year पीरियड के लिए प्लान बनाए जाएं तो उसको कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्लान्स. तो अलग अलग तरह
तरह की प्लान्स भी किए जाते हैं ताकि देश के जो गोल्स हैं, जो देश पाना चाहता है, वो पा सके। ये सेम चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे। तो जो यहाँ छूटेगा वो वहां कवर होगा, इसलिए दोनों चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। सो इकोनॉमिक प्लानिंग, दैट इज 5 ईयर प्लान्स, एनुअल प्लान्स एंड पर्सपेक्टिव प्लान्स। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंडिसेस। इंडिसेस क्या होते हैं? तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनसे आप मेजर कर सकते हैं। और यहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मेजर करने की बात करते हैं कि जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मेजर किया जा सके। तो ये एक ऐसा स्केल है जिससे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मेजर करते हैं। किससे करेंगे? नेशनल इनकम से करेंगे, जीडीपी से करेंगे। ये अलग अलग चीजें हैं जिनसे हम अपने देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मेजर कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक इंडिसेस। देन आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल यानी स्कूल्स कितने हैं, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट्स कैसा है, प्लस आपके ब्रिजेस कितने हैं, आपके वेयर हाउसेज, आपके गोडाउन्स कितने हैं, कितने बैंक्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। और किसी ने कहा था कि बिल्ड नेस्ट एंड बर्ड्स विल कम एंड स्टे। इसका मतलब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश का डेवलप कर दीजिए, अपने आप लोग अट्रैक्ट होके आपके देश की तरफ आने लगेंगे। जनरली लोग अपने देश को छोड़ के क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे इस चीज की कमी है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कहाँ पढ़ना पसंद करेंगे, तो आप दिल्ली, बॉम्बे, इधर की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है वहां के कॉलेजेस ज्यादा डेवलप्ड हैं, वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो ये फैसिलिटीज, इनको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक रोड्स, रेलवेज, बैंक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है आपके मैक्रो लेवल फैक्टर्स विच अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसको फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कमिंग अप, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के वक्त इंडिया की कंडीशन यानी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? तो जनरली हम लोग बोलते आए हैं कि, और सुनते भी आए हैं कि इंडियन इकोनॉमी वॉज मेनली एग्रीगेरियन, यानी ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। तो दैट वाज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। फिर जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड थे? तो एग्रीकल्चर में। सो 70% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एंड इसी की वजह से जब एग्रीकल्चर में एंगेज थे तो ज्यादा रूरल एरियाज थे, गांव ज्यादा थे और शहर बहुत कम थे। ज्यादा रूरल इकोनॉमी थी। तो 70% एंगेज इन एग्रीकल्चर, चाहे वो डायरेक्टली एंगेज हो चाहे वो इनडायरेक्टली एंगेज हो। देन द प्रोडक्शन वाज वेरी लो। और क्यों लो? क्योंकि पुराने तरीके, पुराने मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता था और नए तरीके नहीं इस्तेमाल किए जाते थे। तो प्रोडक्शन बहुत लो था और इरैशनल था, क्योंकि आपको पता नहीं था कभी कितना प्रोडक्शन होगा। अगर वीट 500 टन हो रहा है तो आप कंटिन्यू में नहीं कह सकते 500 टन होगा। कभी 500 होगा, कभी 400 होगा, कभी 200 होगा। तो प्रोडक्शन वॉज वेरी लो एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी इरैशनल, इरेगुलर। देन जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड थी, क्योंकि उस वक्त तक कुछ भी नया इंडिया वालों को नहीं आता था। और बेसिकली इसलिए नहीं आता था क्योंकि ज्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। सो टेक्नोलॉजी वॉज आउटडेटेड। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। पुरानी पिक्चरों में देखिएगा तो फार्मर्स हल जोतते नजर आते हैं, वही वुडन प्लोज और वही ऑक्सन के साथ। ठीक, सो टेक्नोलॉजी वॉज आउटडेटेड। कम्युनिकेबल डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक दूसरे से लगती हैं तो वो वाइड स्प्रेड थी। और वो क्यों वाइड स्प्रेड थी? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज टोटली एब्सेंट थी। जो इक्का दुक्का प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वो भी उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं रखते थे। और कोई भी इलाज कराना हो तो लोगों को गांव से शहर तक जाना पड़ता था। उस वक्त गांव ज्यादा थे, शहर तक जाना पड़ता था। और हो सकता है शहर में वो फैसिलिटीज हो या ना। तो communicable diseases were widespread because of the absence of healthcare facility. तो लोग जो कहते हैं कि उस वक्त के लोगों ने क्या किया, तो आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस की कंडीशन ऐसी थी।
और उस वक्त से आज की कंडीशन इंडिया की बहुत बहुत बेटर है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुए एक्चुअली किसने किए, उस टाइम के लोगों ने ही वर्कआउट किया है, और इसीलिए ये आज की करंट कंडीशन आ पाई है जहां पे इंडिया अभी इस कंडीशन से बहुत ज्यादा डेवलप है। सो दिस वाज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अनवेल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और जब इस तरह की कंडीशन थी तो हमें सोचना था कि क्या करें ताकि ये कंडीशंस मिनिमाइज हो सके। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो उसी से डील करता है। ओके, सो दिस इज द थर्ड टॉपिक दैट विल डील टुडे, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया। आपने देखा कि इंडिया की कंडीशन कितनी खराब थी, कितनी पॉवर्टी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सो जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो क्या थे। सो द फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव्स, और ये क्या है, तो फर्स्ट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो भी कैसी हो, जल्दी जल्दी हो। और ये कैसे आएगी, तो बाय इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बढ़ेगा, जब उनकी इनकम्स बढ़ेंगी। तो इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इनकम बढ़ाने के लिए उनको नौकरी देनी होगी, तो रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और जब उनकी इनकम बढ़ेगी और उनको नौकरी मिलेगी तो अपने आप क्या होगा, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो कैसे आएगा, बाय इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। एंड हाउ विल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी इम्प्रूव, बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। देन आता है मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, आत्म सक्षम, जो फिर अभी मोदी जी की पुकार है कि सेल्फ रिलायंट बने। जो चीजें आप बाहर से खरीदते हैं वो खुद इंडिया में प्रोड्यूस करें। फायदा क्या हो, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। साथ साथ हम असली देशभक्त बनेंगे, दुश्मन देश की मदद नहीं करेंगे कि कोई भी दुश्मन इतना ताकतवर हो कि हमारे इंडिया के मामलों में आके दखल दे सके। तो सेकंड गोल वाज मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, जो वापस अभी मोदी जी की पुकार है, जिसमें हमें पूरा उनका साथ देना चाहिए कि जो चीजें बाहर से खरीदते थे ना खरीद के खुद कोशिश करें और इंडिया में उसको प्रोडक्शन करें। देन आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऐसा नहीं कि किसी के पास सब कुछ हो और किसी के पास कुछ भी नहीं हो। तो ये गैप को, पुअर और रिच के गैप को कम करने के लिए इंडिया ने अपना गोल बनाया था, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और इसके लिए कई तरह के लॉज भी बनाए थे जो आप इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सीलिंग ऑन लैंड फिक्स कर दिया गया था, फिर लैंड रिफॉर्म्स आए थे। वो कई ऐसी पॉलिसीज थी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम हो जाए। देन अडॉप्ट अ सोशलिस्ट पैटर्न, ये एक गोल था कि सोशलिस्ट पैटर्न पे हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे ताकि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का प्रॉफिट नहीं हो बल्कि देश का प्रॉफिट हो, और देश को प्रॉफिट हो तो सबको बराबर से बटे। इसीलिए डिसाइड किया गया था कि जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है वो सब गवर्नमेंट स्टार्ट करेगा और गवर्नमेंट उसका इनिशिएटिव लेगा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगा ताकि जो इनकम आए वो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वो बराबर से सारे लोगों में बांट सके। पब्लिक सेक्टर मेन की रोल प्ले करेगा, सपोर्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर। कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगी, तो पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल में चलाया जाएगा। तो ये सारी पॉलिसीज, ये सारे गोल्स इंडिया ने स्टार्ट किए। लेकिन जब इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न पे काम कर रहा था तो उस वक्त गरीबी इतनी थी, इतना था कि गवर्नमेंट सिर्फ खर्च कर रहा था, रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा था। रेवेन्यू दो तरह से आता है, टैक्सेस से आता है या गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर इनकम अर्न करें उससे आता है। उस वक्त पैसे आ नहीं रहे थे, खर्च गवर्नमेंट बराबर से करते जा रहा था। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा था, कभी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा था, कभी फार्मर को सब्सिडी दे रहा था, कभी बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए उनको टैक्स कंसेशंस और टैक्स हॉलिडेज इस तरह की चीजें दे रहा था।
तो करते करते गवर्नमेंट का खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि उसको कर्ज लेना पड़ा और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि कोई भी इंडिया को कर्ज देने को तैयार नहीं था। और उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने उसको $7 बिलियन का कर्ज दिया और एक कंडीशन के साथ कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करेगा। और इसी वजह से एक नई पॉलिसी आई, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसमें LPG को इंट्रोड्यूस किया गया। LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक पे हम लोग कल बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स आज के हैं, इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।